हेलो। क्लास 10th का हिंदी लेकर आ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 3 पे। ठीक है, सिर्फ क्या है आज के वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे लेक्चर। ठीक है, क्या जानेंगे? लेक्चर जानेंगे। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? लेक्चर रिकॉर्ड। चलिए, तो क्लास 10th का हिंदी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और आज के टॉपिक में जो है हम लोग क्या करेंगे? लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए, और आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हैं? तो फ्रॉम चंदन क्लासेज पर आप लोग जो है इस वीडियो को जो है आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमारे पास पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो चैप्टर रही है इनके जो लेखक है इनके बारे में जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनके ही बारे में हमको पढ़ना है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। फोन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। थोड़ा कलर जो है इसको चेंज करते हैं, दूसरा कोई लेते हैं। चलिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। इनका जो जन्म है भीमराव अंबेडकर जी का, इनका जन्म जो हुआ मध्य प्रदेश में हुआ, एक दलित परिवार में हुआ इनका जन्म। और इनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए, आगे बात करते हैं हम इनका। मानव मुक्ति पुरोधा बाबा साहब अम्बेडकर समय के सबसे, ठीक है, सबसे सुप्रतिष्ठित जनों में से एक थे। ठीक है, सुप्रतिष्ठित जनों में से जो है क्या थे? एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, ठीक है, प्रोत्साहन की बात करें, न्यूयॉर्क जो है ना वो चले गए। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका। चलिए, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पुराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। ठीक है, वाङ्मय के मतलब होता है उपहार। ठीक है, वाङ्मय के मतलब होता है उपहार। चलिए, ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की और सब मिलकर वे इतिहास मीमांसक, विविधता और अर्थशास्त्र, शास्त्री और शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। ठीक है, धर्म दर्शन के व्याख्यात बन के उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। ठीक है, बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर थे जो कुछ समय तक के लिए वो जो है वकालत भी किए थे। ठीक है, राजनीतिक बेहतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार, ठीक है, उनको जो अछूत मानते थे, मानवीय अधिकार, ठीक है, उनको अधिकार ये लोग जो है दिलवाए थे। चलिए, मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए। ठीक है, आगे है आर्थिक संघर्ष किया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्होंने संघर्ष किए
उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। ठीक है, 3 प्रेरक जो है व्यक्ति रहे। पहला जो है बुद्ध है, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किनको? बाबा साहब। चलिए, इनका जो है निधन हो गया था दिसंबर 1956 में, इनका जो है निधन हो गया था। और दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया और बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। इन्होंने जो है भीमराव अंबेडकर जी ने जो है अनेक सारी पुस्तकें लिखी हुई है। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द आर्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। दूसरा और जो है द कॉन्स्टेबल अनटचेबल्स हु आर दे। इन्होंने जो है ये सब किताबें लिखी है और इन्होंने जो है सब उनकी किताबों का जो नाम है द आर सुद्राज, बुद्धिजनम एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। इन्होंने जो है ये सब किताब लिखे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि हिंदी में उनका संपूर्ण वांड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के व्याख्यात भाषण, ठीक है, क्या है व्याख्यात भाषण, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद, ठीक है, चिंतित संपादन के साथ लिखा गया है। किनके द्वारा? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का अच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिखा गया है। और यह भाषण जाति पाति तोड़ मंडल, ठीक है, जाति पाति तोड़ मंडल लाहौर की वारिस सम्मेलन सन 1936, लाहौर के वारिस सम्मेलन सन 1936 अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका, ठीक है, स्थगित हो चुका है, ठीक है, और इसको जो है पढ़ा नहीं गया। बाद में बाबा साहब ने इन स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। बाद में जो है ना इन्होंने पुस्तक की क्या दे दिए? रूप दे दिए। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर परम मध्ययुगीन और अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, ठीक है, जाति प्रथा पर मानवीयता और नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक
सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अवास्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका। ठीक है, भारत लोकतंत्र में भावी नागरिकों के लिए यहाँ आलेख अत्यंत, जो भारत के जो नागरिक है, यह आलेख अत्यंत शिक्षा प्रदत्त है। ठीक है, यह जो आलेख है जो है शिक्षा प्रदत्त है, और यही जो है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, यही जो है क्या है, इन्हीं को जो है हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है। अभी बताया तो बच्चों की विडंबना की बात होती है ना, तो उपहास कहते हैं। क्या कहते हैं? उपहास। ठीक है, विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के जो है पोषकों की कमी नहीं है। पोषक की मतलब होता है समर्थक, पालक और पालने वाला। क्लियर है बच्चों? चलिए, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इनके जो पोषक है वो कई आधार पर जो है समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता समाज कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है। कुशलता के लिए श्रम विभाजन की जो है आवश्यकता मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। चलिए, फिर कहते हैं इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने कहते हैं कि इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ, पहली बात इनको जो है आपत्तिजनक है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रमिक विभाजन का भी जो है क्या लिए हुए? रूप लिए हुए। चलिए, श्रमिक उसके बाद जो है श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य और समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था और श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक, ठीक है, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। और भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं है। ठीक है, विभाजन ही नहीं करती है। चलिए, बल्कि विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है। एक दूसरे के जो प्रति आप लोग समाज में रहते हैं, और समाज में जो है एक दूसरे के प्रति जो है हमको ऊंच नीच देखना पड़ता है। ठीक है, जातिवाद, भेदभाव, ये सब जो है चलता आ रहा है, अभी तक ले अभी चल भी रहा है। ठीक है, चलिए, ये सब जो है हम लोग को नहीं करना है, और भीमराव अंबेडकर जी है यही बात हमको बता रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए, फिर कहते हैं जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो
यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह जो है ना स्वाभाविक विभाजन जो है नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। यह जो है किस पे आधारित है, तो मनुष्य यानी इंसानों के रुचि पे आधारित है। ठीक है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब कि उस व्यक्ति का जो है व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जो है अपना कार्य और चुनाव जो है वो खुद स्वयं चुन सके। जैसे आप लोग बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे, 10th पास होने के बाद जो है आप कहेंगे कि हमको जो है साइंस पढ़ना है, किसी बच्चे को जो है कॉमर्स पढ़ना है, किसी बच्चे को जो आर्ट्स पढ़ना है, तो वो अपना सब्जेक्ट का चयन खुद से ही ना करेंगे कि अपने माता पिता से पूछेंगे, नहीं ना, ये जो है आप लोग जो है खुद से चयन करेंगे, ऐसा कहते हैं। जिस प्रकार जो है एक व्यक्ति की उम्र लगभग 18 साल हो जाती है, 18 साल के बाद जो है वो अपना वोट डालने की योग्य हो जाता है और किस को चुनना है उसके अधिकार हो जाता है। चलिए इसी बात को इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, माता पिता के जो है ना सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध भी देती है। मनुष्य को जो इंसान को जो है जीवन भर के लिए वो पेशे में क्या कर देती है, बांध देती है। किसमें, जाति प्रथा की। ठीक है, कितना आदमी को देखिए जाति प्रथा के नाम पर जो है लड़ाई झगड़ा कर लेगा, मारपीट कर लेगा, तो ऐसा जो है हम लोग को नहीं करना है। और ये जो है इसमें यही बात को जो है बताया जा रहा है। पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, वह जो है भूखों मर जाता है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है। आधुनिक युग में जो आप लोग जो है कौन सी युग में जी रहे हैं, तो आधुनिक युग में। और ये जो है आधुनिक युग में स्थिति ये सब जो है प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की क्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात, ठीक है, कभी-कभी अकस्मात का मतलब होता है अचानक, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। अचानक जो है क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और मनुष्य को जो है अपना पेशा जो है बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए मुख्यों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है, पूछ रहा है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं दे ऐसा पेशा जो है चुनने की अनुमति नहीं देती है। मरने की अनुमति, मरने की जो अनुमति है किसी भी को नहीं दी जाती। जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें परंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देकर, ठीक है, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि
श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। इसमें गंभीर और जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का, ठीक है, इनमें कोई स्थान अथवा महत्वपूर्ण नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल ठीक है, विवशतावश करते हैं और ऐसे स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। कम जो है ना काम करने के टाल देते हैं लोग सब, थोड़े इसको ध्यान करेंगे, इस तरह से ताल्लुक होता है, ठीक है। इसीलिए कम काम करना है। चलिए, स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति को काम करने का मन नहीं करता, दिल नहीं करता है, उसको जो है प्राप्त कैसे किया जा सकता है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्धत हो जाता है, निर्विवाद रूप से क्या हो जाता है, सिद्धत हो जाता है, और सिद्धत हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा से भी जो है क्या है, हानिकारक प्रथा है। और क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़ निष्क्रिय बना देती है, ठीक है, जकड़ देती है। नहीं कहता है कि तुमको जो है ना ये काम को पूरा करना है 10 मिनट में, तो क्या हो गया, जकड़ दिया गया उस काम में, जो है उस व्यक्ति को जबरदस्ती, बल्कि उस व्यक्ति को उसमें जो है मन नहीं लग रहा है। चलिए, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को देता हूँ, ठीक है, जो समस्या जो है उसकी जो रचनात्मक पहलू जो है इसके बारे में। चलिए, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। इनका जो है अब जो है उत्तर भी लिखे हुए हैं। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र समाज और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। और क्या यह ठीक नहीं है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या यह जो है ठीक नहीं, कौन पूछ रहे हैं। तो चलिए, भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, भाईचारे में जो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज की एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, ठीक है। वांछित के मतलब होता है आकांक्षित, चाहा हुआ,
ठीक है। वंचित का मतलब क्या होता है? चाहा हुआ, इसका मतलब होता है चाहा हुआ। चलिए, ऐसे समाज के विरुद्ध बहुविध हितों में सबका मांग होना चाहिए। करे कि ऐसा जो है ना, इसमें जो है सबका मांग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में जो है ना, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक समाधान व अनवसर, ठीक है, अनवसर उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है। चलिए, तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। दूध और पानी जिस तरह से मिल जाता है, मिलने के बाद पता नहीं चलता है कि पानी इसमें है कि नहीं, उस तरह से जो है भाईचारे का वास्तविकता होना चाहिए। ठीक है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। ठीक है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ठीक है। जो समाज में जो है अनुभवी लोग रहते हैं, उनका जो है आदान प्रदान है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का जो है क्या भाव। और आज का जो चैप्टर जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।